तो बेटा आज जो है ये बेसिक मैथमेटिक्स का हमारे पास ये 5th लेक्चर है। हम लोगों ने जो बेसिक मैथमेटिक्स का 4th लेक्चर था उसमें बेटा इनइक्वालिटीज स्टार्ट की थी, और आज इस लेक्चर में हम लोग जो है इनइक्वालिटीज जो रैशनल पार्ट है, रैशनल इनइक्वालिटीज, उसको हम जो है वो आज ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। आज वाले इनइक्वालिटीज में पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स की कुछ प्रैक्टिस है और काफ़ी कुछ आपको जो है वो नया भी सीखने को मिलेगा। ठीक है। आज थोड़े बड़े बड़े से क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। और बेटा ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर के बाद जो है हमारे पास एक इरेशनल इनइक्वालिटीज बच जाती है और एक बेटा मॉडुलस वाली इनइक्वालिटीज जो है वो बच जाती हैं। तो हम उसे जो है, जो आगे हमारे लेक्चर्स होंगे कॉन्जिक्यूटिव, जो मतलब इसके बाद जो भी हमारे पास लेक्चर आएंगे नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बेटा मॉडुलस वाली इनइक्वालिटीज देखेंगे, और उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग जो है बेटा वो इरेशनल वाली इनइक्वालिटीज देखेंगे। इरेशनल इनइक्वालिटीज मतलब स्क्वायर रूट वगैरह जिसमें आता है। ठीक है। तो जब बस अगले 2 लेक्चर में जो है ये सारी इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद हम जो है क्वाड्रेटिक पर या फिर लोगरिथम चैप्टर पर आगे जा पाएंगे। ठीक है। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं रैशनल इनइक्वालिटीज का रिमेनिंग पार्ट। तो बेटा हम लोग जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी में हमने बेसिक बातें तो देख ली है ना। चलो क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। सॉल्व x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 1 क्यूब अपॉन x की पावर 4 x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। जैसे बेटा अगर मैंने बोला कि इसको आप सॉल्व कीजिए, तो एक बात बताइए बेटा मुझे, इसको अगर मुझे सॉल्व करना हुआ ना, तो पहला स्टेप क्या था कि राइट साइड में बेटा 0 बनाएं, तो राइट साइड में ऑलरेडी 0 बना हुआ है। सेकंड स्टेप क्या था, सबको लेफ्ट में लाएं, मतलब वो 0 बनाया तो सब कुछ लेफ्ट में आ गया। लेफ्ट में जो सब कुछ लाकर सिंगल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बनाएं। तो बेटा सिंगल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ही तो है, देखो ऊपर का अलग है नीचे का अलग है, सिंगल न्यूमरेटर है सिंगल डिनोमिनेटर है। उसके बाद अगर बेटा हम लोग और आगे की बात करें, तो इसमें उसके बाद था कि फैक्टराइज करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। बेटा मैंने फैक्टराइज कर दिया, ऊपर अलग ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, ऊपर अलग नीचे अलग। उसके बाद आगे का क्या था बेटा, उसके बाद तीसरे स्टेप के बाद जब हम आगे फोर्थ पे पहुंचते थे तो बीच में कुछ बातें लिखी हुई थी कि सारे जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनमें एक्स का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेटा हाँ देखो, हर फैक्टर में एक्स का कोफिशिएंट मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, हर लीनियर फैक्टर में, बहुत बढ़िया बात है बेटा। इसके बाद फोर्थ स्टेप हमारे पास होता था बेटा, हमारे पास फोर्थ स्टेप होता था कि इक्वेट ऑल द लीनियर फैक्टर्स विद 0। स्टेप्स होता था इक्वेट ऑल द लीनियर फैक्टर्स विद 0। देखिए बेटा, चाहे x माइनस 1 2-3 जगह हो, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन हम एक ही बार इक्वल टू 0 कराएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, चाहे कितनी भी जगह फैक्टर हो 0 एक ही बार करवाना है उसको। यहाँ से बेटा x की क्या क्या वैल्यू आ गई, ये x इक्वल टू 1 आ गया, ये बेटा x इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ये बेटा x इक्वल टू 0 है, और ये जो है बेटा वो x इक्वल टू 2 है। कोई दिक्कत है इसमें? तो बेटा अब जब x की वैल्यूज आ जाती थी इक्वेट करा के 0 के साथ, तो हम क्या करते थे, फिर उसके लिए एक ग्राफ बनाते थे। इन सारी वैल्यूज़ को ना मार्क करते थे नंबर लाइन पे। -1 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, एंड उसके बाद बेटा 2 आएगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, हमेशा ही बेटा राइट अपर कॉर्नर से मूव करते थे ग्राफ को, एंड नियरेस्ट वैल्यू पे पहुंचते थे। राइट अपर कॉर्नर से ग्राफ बनाना स्टार्ट किया एंड नियरेस्ट वैल्यू पे मूव कर गए। उसके बाद क्या होता था बेटा वो देखिए। इसके बाद जैसे हम मान लीजिए बेटा 2 पे खड़े हुए हैं, ठीक है, अगर हम लोग 2 पे खड़े हुए हैं तो 2 को क्रॉस कैसे करना है वो देखिए बेटा। 2 जो है ना, इस फैक्टर की पावर देखिए, 2 किस फैक्टर से आया है, x माइनस 2 से। x माइनस 2 फैक्टर की पावर कितनी है बेटा हमारे इसमें इनइक्वालिटी में, 1। तो ओड पावर है, अगर ओड पावर थी जिस वैल्यू पे आप खड़े हैं, अगर उसकी पावर ओड थी उस वाले फैक्टर की, तो हम साइड चेंज करके आगे बढ़ते थे। अभी हम ऊपर हैं तो आप किस साइड में पहुंच जाएंगे, नीचे वाली साइड में। ठीक है, साइड चेंज कर दी, ऊपर ग्राफ था तो नीचे पहुंच गए क्रॉस करने के बाद, और बेटा नेक्स्ट वैल्यू पे मूव कर गए।
ठीक है। अगर बेटा इसकी पावर इवन होती तो हम क्या करते, बिना साइड चेंज किए आगे जाते। अच्छा 1 पे पहुँचे बेटा, 1 वाले फैक्टर की पावर देखिए कितनी है। 1 वाले फैक्टर की पावर कितनी है बेटा, ऊपर में 2 दिख रही है, नीचे में 1। एक बात का ध्यान रखना बेटा, एक बात का ध्यान रखना कि इनको ना ऐसे ऐसे कट करके सिंप्लीफाई मत करना कभी, ऐसे x -1 से x-1 का एक पावर काट दो, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है बेटा। ठीक है बेटा, तो इनको कट मत करना ऐसे। तो अब हमने क्या काम किया बेटा, हमने x-1 x-1 तो टोटल पावर काउंट करना ऊपर और नीचे की सब कुछ मिला के, तो 2 पावर ऊपर x-1 की, 1 पावर नीचे। तो बेटा आप 3 काउंट करके चलना इनको, ठीक है ना, तो आपस में ऐसे फैक्टर को कट करना है ऊपर नीचे वाले को, और टोटल पावर काउंट करनी है। तो x-1 की ऊपर में 2 पावर, नीचे में 1, तो 3 पावर मानी गई x-1 की। x-1 की अगर हमारे पास 3 पावर है तो ओड हुआ ना बेटा, तो x-1 की पावर हुई ओड, तो बेटा क्या होगी, साइड फिर से चेंज हो जाएगी इस पर। तो अभी नीचे है तो कहाँ पहुँच जाएंगे बेटा, ऊपर पहुँच जाएंगे एंड नेक्स्ट वैल्यू पे मूव कर जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब बेटा हम लोग जो है 0 पे खड़े हैं। 0 वाले फैक्टर की आप पावर देखिए। ठीक है बेटा, 0 वाले फैक्टर की जो पावर है वो कितनी दिख रही है बेटा, इसमें 0 वाले फैक्टर की इसमें पावर दिख रही है हमें 4, मतलब इवन पावर है। तो अगर हमारे पास इसकी पावर इवन है तो बेटा क्या करें, बिना साइड चेंज किए आगे बढ़ेंगे। तो अभी ऊपर वाली साइड में है ना, तो बेटा ऊपर वाली साइड में रहते हुए ही आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए इवन पावर का मतलब क्या है, कि ऊपर है तो ऊपर ही आगे बढ़ जाएंगे, नीचे होते तो नीचे ही आगे बढ़ जाते अगर इवन पावर है तो। अब हमने बात की बेटा -1 जो वैल्यू आई है बेटा किस फैक्टर से आई है, x+1 से। x+1 की पावर कितनी है 3, मतलब ओड पावर है, मतलब साइड चेंज होगी। तो इधर ऊपर है तो इधर क्या करेंगे बेटा, हम लोग नीचे आके और आगे बढ़ जाएंगे। आगे कुछ भी नहीं है, हम बेटा रुक गए। बेटा इस कॉर्नर पे -इन्फिनिटी होता है, इस कॉर्नर पे इन्फिनिटी होता है, एक्स एक्सेस ही तो है ये। अच्छा इसने क्या, इनइक्वालिटी का साइन देखिए बेटा क्या था, 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब लेस देन। तो बेटा क्या होगा, 0 से छोटा मतलब एक्स एक्सेस के नीचे, 0 से बड़ा होता तो एक्स एक्सेस के ऊपर होता। तो 0 से छोटा मतलब एक्स एक्सेस के नीचे, ध्यान रखना 0 से छोटा मतलब एक्स एक्सेस के नीचे, और 0 से बड़ा हो तो एक्स एक्सेस के ऊपर। तो लेस देन 0 मतलब नीचे। तो बेटा एक्स एक्सेस के नीचे जहाँ जहाँ ग्राफ था हमने उसको मार्क कर दिया। अब देखिए कि एक्स की वैल्यू जो है कहाँ कहाँ लिखनी है। ठीक है बेटा, एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ पर हमें लिखनी है। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब -इन्फिनिटी से 1 तक, -1 तक, एंड 1 से 2 तक, एंड 1 से 2 तक। दूसरी बात बेटा, अभी मैं स्मॉल ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि स्मॉल ब्रैकेट लगेगा या कैपिटल ब्रैकेट। तो बेटा मैंने बोला था कि जब भी लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आए, मतलब यहाँ इक्वल टू लग जाए साथ में इनइक्वालिटी में, तो बेटा मैंने बोला था कि जो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ऊपर से आई हैं उनको इंक्लूड कर लें अपने आंसर में, तो मतलब उन पर कैपिटल ब्रैकेट लगा दें। तो बेटा ऊपर वाले फैक्टर से कौन सी वैल्यू आई है, एक तो ये वाला फैक्टर ऊपर था तो इसे क्या वैल्यू आई -1। बेटा x-1 से क्या आई 1, लेकिन बेटा हम इसको ले नहीं सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते 1 को, चूँकि x-1 फैक्टर ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे भी है। मैंने क्लियरली वहाँ लिखवाया था कि जो वैल्यू सिर्फ ऊपर से आए, सिर्फ ऊपर से आए, सिर्फ उसी को इंक्लूड करेंगे। तो 1 नीचे से भी आ रहा है ऊपर से भी आ रहा है, इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से आए उसी को इंक्लूड करना है। तो सिर्फ -1 ऐसा है जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ ऊपर था, तो -1 को सिर्फ इंक्लूड करेंगे। तो -1 पे बेटा कैपिटल ब्रैकेट लग गया, बाकी सब पे स्मॉल ब्रैकेट, और यूनियन तो लगा ही देते हैं जोड़ने के लिए आंसर्स को। तो ये बेटा हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बेटा आप लोगों को, समझे बेटा आप बात को, कि जो फैक्टर सिर्फ ऊपर में हो सिर्फ उस वाली वैल्यू को ही आप इंक्लूड करें, बाकी को इंक्लूड ना करें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा हम लोग जो है चलते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा कि हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा, हम लोगों ने बेटा अगर क्वेश्चन लिखा x² -5x + 6 अपॉन x² + x + 1 लेस देन 0, इसको सॉल्व कीजिए। तो बेटा मैंने तो एक ही बात बोली है, पहले राइट साइड में 0 बनाएं, बेटा ऑलरेडी 0 है। उसके बाद सबको लेफ्ट में जब ले आए हैं, आप सभी को लेफ्ट में ले आए हैं, तो मर्ज करके सिंगल न्यूमरेटर एंड सिंगल डिनोमिनेटर बनाएं। तो हमें दिख रहा है बेटा कि ऊपर भी और नीचे भी है ना, एक ही न्यूमरेटर है एक ही डिनोमिनेटर है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप 3, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बेटा हमने जब फैक्टराइज किया
ऊपर वाला फैक्टराइज हो गया बेटा x-3 x-2 अपॉन बेटा इसको हमने फैक्टराइज किया तो ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, ये हमसे फैक्टराइज नहीं हो पाया। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, ये फैक्टराइज नहीं हो पाया। तो बेटा मैं यही बात यहाँ बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में कि जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर रहे हैं और कोई आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ जाए और वो फैक्टराइज ना हो पाए, तो आप एक काम करें बेटा, वहीं पर ना हमने एक कॉन्सेप्ट लिखा था स्टेप 3 के बाद में, आप उठा के देखिएगा पिछले लेक्चर में स्टेप 3 के बाद में कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक हो जिसको आप फैक्टराइज ना कर पाएँ तो आप और वो इनटू में आ जाए, ऊपर में या नीचे में, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं भी प्रोडक्ट में रखी हुई हो एक्सेस कोई क्वाड्रेटिक जिसका फैक्टर ना कर पा रहे हो, तो भैया उसका आप डिस्क्रिमिनेंट एंड ए चेक करें। एक्स मतलब इसका जैसे एक्स स्क्वायर एक्स या तो ऊपर या नीचे में कहीं भी बेटा अगर कोई क्वाड्रेटिक आ जाए जो आपसे फैक्टराइज ना हो पाए तो आप इसका एक तो बेटा डी चेक करें, इसका डी इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा ये क्या हो गया 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 मतलब -3। एक बेटा इसका जो है आप क्या चेक करें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कितना दिख रहा है 1 मतलब पॉजिटिव, डी क्या है नेगेटिव। तो बेटा हम लोगों ने जो है ना एक कॉन्सेप्ट लिखा था वहाँ पे, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिखा था, वो वैसे क्वाड्रेटिक में मैं आपको पढ़ाऊँगा फिर से, है ना। लेकिन अभी के लिए कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक हो, कोई भी क्वाड्रेटिक हो जिसका d लेस देन 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए और बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो इसका मतलब जब किसी क्वाड्रेटिक के फैक्टर आप ना कर पाएँ, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, बेटा उसका डी चेक करें, उसका ए चेक करें। अगर डी नेगेटिव निकल आए और ए पॉजिटिव निकल आए तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये है कि इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। जब डी लेस नेगेटिव हो और ए पॉजिटिव हो तो मतलब इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी, ये जो नीचे वाली क्वाड्रेटिक है ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगी। उसकी जगह पे एक ऐसी पॉजिटिव लिख दिया करें। जब भी किसी क्वाड्रेटिक के आप फैक्टर ना कर पाएँ तो उसका बेटा डिस्क्रिमिनेंट डी चेक करें और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए चेक करें, और अगर डी लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आप क्या करें बेटा, आप बोल दें कि इसकी जगह पे पॉजिटिव लिख दें। और बेटा आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी प्रोडक्ट में आ जाए, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी प्रोडक्ट में आ जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो आप इसको बेटा इग्नोर कर दें, इसको इग्नोर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया। अब बेटा अब हम फोर्थ स्टेप पे चलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा काम था कि क्वांटिटी का फैक्टराइज नहीं हो पाया, उसका डी चेक किया और ए चेक किया, डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव आया तो उसको हमने ऑलवेज पॉजिटिव लिख दिया। ऑलवेज पॉजिटिव को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप 3 और स्टेप 4 के बीच का स्टेप है, वहाँ मैंने स्टार मार्क करके पॉइंट्स लिखाए थे। अब जो है बेटा हमारे पास स्टेप 3 में अगर हम चलते हैं तो स्टेप 4 में चलते हैं तो बेटा सारे लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करना होता था। बेटा x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 2 और यहाँ से कितनी आई बेटा 3। अब इसको हम क्या करते थे बेटा, हम लोग नंबर लाइन पर बनाते थे। हम लोगों ने जब इसको नंबर लाइन पर बनाया 2 और 3, फिर क्या करते थे, फिर हमेशा राइट अपर कॉर्नर से स्टार्ट करें और इस नियरेस्ट वैल्यू पे पहुंच जाएं। अब इस वैल्यू का क्या करना है बेटा, अब इस वैल्यू पे जिस पे आप खड़े हुए हैं उसकी पावर देखें तो बेटा ओड पावर है 3 वाले फैक्टर की, ओड पावर है तो साइड चेंज करें और आगे बढ़ें। 2 पे पहुंच गए, 2 की पावर देखिए, 2 की पावर कितनी है बेटा 1 है, तो क्या करेंगे 2 पे भी साइड चेंज करेंगे, नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ भी नहीं है तो बेटा हम लोग जो है क्या हुआ, रुक गए। कोई दिक्कत है इसमें? ओके बेटा अब ग्राफ बन चुका है। अब इसने बोला था दिस इज़ लेस देन 0, दिस इज़ लेस देन 0। ध्यान रखना शुरू का साइन मत देखना, शुरू में चाहे कुछ भी हो, आप जब आपने फैक्टर्स को पकड़ के 0 किया है उस टाइम का साइन देखना। तो उस टाइम पे दिस इज़ लेस देन 0, 0 से छोटा चाहिए, 0 छोटा चाहिए मतलब एक्स एक्सिस के नीचे, 0 से बड़ा होता तो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, तो 0 से छोटा मतलब एक्स एक्सिस के नीचे। तो एक्स एक्सिस के नीचे जितना भी ग्राफ है, एक्स एक्सिस की लाइन है, इसके नीचे जहाँ जहाँ ग्राफ है उसको मैंने मार्क कर दिया। अब इसके लिए बेटा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चलेगी, 2 से 3, जहाँ हमने ग्राफ को शेडेड किया है वहाँ x की वैल्यू 2 से 3 तक है। तो हमारा आंसर हो गया 2 से 3 ओपन ब्रैकेट। अगर यहाँ बेटा हमारे पास इक्वल टू भी साइन होता तब हम सोचते कि कैपिटल ब्रैकेट लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? और आगे चलें।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग जो है परफेक्ट होंगे। तो ये यहाँ से हमने ये सीखा कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक आ जाए या ऊपर में या नीचे में वो फैक्टराइज ना हो पाए तो आप उसका डी चेक कर लिया करें, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ जाए तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और अगर कोई फैक्टर, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि अगर कोई फैक्टर जो है ऊपर नीचे दोनों में आ जाए तो टोटल पावर काउंट होती है। और आगे चलते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा मैंने जो है कोई क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 लेस देन 0। मान लीजिए मैंने ये बोला कि सॉल्व करो। बेटा मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले फैक्टराइज करें। बेटा मैं फैक्टर करने गया तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, मैं जब फैक्टर करने गया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे बेटा एक दिक्कत आ गई, मुझसे फैक्टराइज नहीं हो पा रहा। जब मैंने बोला था चाहे ऊपर में चाहे नीचे में जब कोई भी बेटा क्वाड्रेटिक हो और हम लोग अगर उसको फैक्टराइज ना कर पाएँ तो हम क्या करेंगे, उसका डी चेक करेंगे। बेटा मैंने अगर डी चेक किया तो कितना आ गया, 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, मतलब ये कितना हो गया बेटा, 21 हो गया, पॉजिटिव है बेटा। अब प्रॉब्लम आ गई बेटा, अगर इस क्वाड्रेटिक का जब हम इसको फैक्टराइज करने जा रहे थे और इसके फैक्टर नहीं हो पाते तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव निकल आए और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव निकल आए तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत आई बेटा हमारे पास कि डी नेगेटिव आया ही नहीं, डी नेगेटिव आया ही नहीं। तो क्वाड्रेटिक का अगर डी नेगेटिव नहीं आए तो बी कैन नॉट इग्नोर, बी कैन नॉट इग्नोर, ठीक है बेटा। और हाँ, जबकि अगर अगर नेगेटिव आ जाता डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक का तो हम उसे इग्नोर करना पड़ता, ठीक है। तो अब हम इग्नोर नहीं कर सकते तो इसको भैया क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर हमें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, अगर डी नेगेटिव आए तो इग्नोर करें उस क्वाड्रेटिक का, नेगेटिव ना आए तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो बेटा अब बिना फैक्टराइज किए हम सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी क्वाड्रेटिक को इनइक्वालिटी में। तो बेटा अब हम एक काम करते हैं, ज़बरदस्ती वाले फैक्टर करने पड़ेंगे। ज़बरदस्ती अगर हम सिंपली इसके फैक्टर ना कर पाएँ तो ज़बरदस्ती अगर फैक्टर करने हो तो आप एक काम करें बेटा, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर के लिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखते हैं, चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस 4 अपॉन 2 है। तो ये हो गया -5/2 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 2, ठीक है बेटा। तो यह मतलब x की बेटा यहाँ से दो वैल्यू हमारे पास हो गई हैं। x की एक बार प्लस साइन लेंगे तो x की एक वैल्यू हो गई -5/2 माइनस रूट 21/2, और बेटा दूसरी वैल्यू क्या हो गई है, -5/2 प्लस रूट 21/2। बेटा कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आ जाया करेंगी क्वाड्रेटिक से। अगर क्वाड्रेटिक से x की दो वैल्यू निकाला करो रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला से, और फिर इसमें क्या क्या करो, इस क्वाड्रेटिक की जगह पे x माइनस पहला वाला रूट, x माइनस पहला वाला रूट इंटू एक्स माइनस दूसरा वाला रूट, ऐसा लिख दिया करें। तो इस क्वाड्रेटिक के साथ आप क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस पहला रूट एक्स माइनस दूसरा रूट लेस देन 0। मतलब उस क्वाड्रेटिक की जगह पे सबसे पहले जब किसी क्वाड्रेटिक का फैक्टर ना कर पाए तो आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करें। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आए और ए पॉजिटिव आए तो आप सोचेंगे उसको इग्नोर करने का, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन अगर बेटा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आ गया, तो बेटा फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, इग्नोर नहीं कर पाएंगे। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसको ऐसे रूट निकालेंगे और एक्स माइनस करके एक्स माइनस पहला रूट एक्स माइनस दूसरा रूट लिख देंगे, तो ये इसके फैक्टर माने जाएंगे। इसका फैक्टर आ गए, एक फैक्टर दो फैक्टर, तो बेटा फैक्टराइज्ड है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब हम स्टेप 4 पे चल सकते हैं। तो स्टेप 4 में क्या होता था कि हम दोनों फैक्टर्स को जीरो करते थे। हम बेटा एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार हम इसको जीरो करेंगे। तो यहाँ से बेटा क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से बेटा ये वैल्यू आ गई, और यहाँ से बेटा ये वैल्यू आ गई। एक ये हो गया, एक ये हो गया। फिर बेटा हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करते थे बेटा, इसके बाद हमें करना होता था, इसके बाद बेटा हमें करना होता था, जब x की दो वैल्यू आ जाती थी हम उसको नंबर लाइन पर ले जाते थे। तो बेटा ये वैल्यू पहले आएगी, चूँकि नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव रहेगा, तो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है। बेटा नंबर लाइन पर हम इसको मार्क कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते थे बेटा, हम राइट अपर कॉर्नर से ग्राफ को स्टार्ट करते थे और नियरेस्ट वैल्यू पे पहुंचते थे। अब बेटा ये बताइए मुझे कि
इसमें जो है इसकी पावर कितनी है इस फैक्टर की, बेटा एक पावर दिख रही है, इसकी भी एक पावर है, तो एक पावर है मतलब ओड पावर। ओड पावर में हम क्या करते थे, साइड चेंज करेंगे आगे बढ़ेंगे, तो ऊपर है तो नीचे जाके आगे बढ़ेंगे, फिर से नीचे है तो ऊपर जाके आगे बढ़ेंगे, तो साइड चेंज करके आगे बढ़ना होता है। ठीक है बेटा। और देखिए ये लेस देन है ना, लेस देन है तो मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाला को मार्क कर देंगे, और यहाँ से तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी हमारे मार्क्ड ग्राफ की, यहाँ से यहाँ तक शेडेड हुआ है, तो मतलब यहाँ से यहाँ हमारा आंसर हो गया -5/2 -5/2 -√21/2 कॉमा -5/2 प्लस √21/2, यहाँ से यहाँ तक x बिलोंग्स टू दिस, ये बेटा हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ बेटा लेस देन की बजाय लेस देन इक्वल टू होता तो हम क्या करते, तब हम जो है कैपिटल ब्रैकेट वगैरह का यूज़ करते। तो मेरा मतलब ये है बेटा कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक आ जाए, जब भी कोई क्वाड्रेटिक आ जाए और आपसे जो है बेटा वो फैक्टराइज ना हो पाए, वो फैक्टराइज ना हो पाए, तो बेटा तब हमें क्या करना है, उस केस में अगर वो फैक्टराइज ना हो पाए तो बेटा हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया और ए पॉजिटिव आया तो इग्नोर कीजिए, और डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आया, नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव आया तो मजबूरी में फैक्टर करके सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस केस में उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेटा जब मजबूरी में उसके फैक्टर करने पड़ेंगे, भले ही आप ना कर पा रहे थे, मजबूरी में जब फैक्टर करने हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला में बेटा आप क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर एक्स माइनस करके उसको जो है हम लिख देंगे। ठीक है, तो फैक्टर हो जाएंगे और फिर उसको आगे हम प्रोसीड कर लेंगे क्वेश्चन को। और देखिए बेटा, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ पर बेटा आपको जो है 2 पॉइंट लिखवा रहा हूँ स्टार मार्क करके, जो बहुत ज़रूरी है। इनको बेटा आप ना क्वेश्चन से अलग लिखिएगा, कहीं आप ना नोटबुक में पेज पे ऊपर लिख लीजिएगा कोने में और बॉक्स में डाल दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पूरे मैथ्स में काम करेंगे। ठीक है, ये इनइक्वालिटी की बात नहीं है। तो वाइल solving any equation or inequation, while solving any equation or inequation, if we see that written condition is always true, then directly right answer x belongs to all real numbers। मतलब x का या क्या बोल सकते हैं, और x belongs to -∞ से इन्फिनिटी, मतलब आंसर में सारे रियल नंबर्स आ गए हैं। जबकि while solving any equation or inequation, if we see that written condition is always false, then directly right answer x belongs to 5, या उसे और क्या बोल सकते हैं बेटा कि नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया है। बेटा मैं इस पे ना एक क्वेश्चन करवाता हूँ, तब आपको जो क्लियर हो जाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा बेटा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, सॉल्व द इनइक्वालिटी x² प्लस 5x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, मैंने बोला सॉल्व करो। तो बेटा हमारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा प्रोसेस जो बेटा इसमें मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, या 10 कर दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो बेटा हमारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम जो है बेटा पहले सबको लेफ्ट में लाएंगे, राइट साइड में 0 बनाएंगे। तो बेटा इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि सब कुछ पहले से ही लेफ्ट में आ चुका है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा हम लोग जो है क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जब सब कुछ लेफ्ट में ले आएंगे तो
हम फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर वाले को अलग फैक्टराइज करेंगे और नीचे वाले को बेटा अलग फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले को जब बेटा मैंने फैक्टराइज करने गया तो मुझसे नहीं हो पाया, जब मैं नीचे वाले को फैक्टराइज करने गया मुझसे नहीं हो पाया। और जब हम फैक्टराइज नहीं कर पाते तो बेटा हम लोग उस केस में क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो एक एक को करते हैं। मान लीजिए पहले मैंने बेटा नीचे वाले का डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, तो नीचे वाले का डी क्या आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो ध्यान रखना डिस्क्रिमिनेंट तब चेक करने जाते हैं जब हम जो है किसी क्वांटिटी को फैक्टराइज नहीं कर पाते इनइक्वालिटी में, ठीक है। हमने बेटा जब इसको चेक किया तो ये फाइनली आ गया नेगेटिव, और बेटा इसका ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, मतलब ये है बेटा पॉजिटिव। तो डी नेगेटिव और ए अगर पॉजिटिव आ जाए, फिर से सुनिए बेटा कि डी नेगेटिव और बेटा अगर ए पॉजिटिव आ जाए तो बेटा हमें क्या करना होता है इस क्वाड्रेटिक का, बेटा ये क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। दिस क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये मैंने लिखवाया था। तो बेटा इसे हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब इग्नोर कर सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव आ जाए, वो प्रोडक्ट में या ऊपर में या नीचे में प्रोडक्ट में लिखी हुई है, तो बेटा उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। इसे मैंने इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया मतलब ये गायब हो गई। ये बेटा गायब हुई तो क्या बचा क्वेश्चन, अब 5x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। गायब करने का मतलब है उसकी जगह पे 1 रिप्लेस कर दिया करें, ठीक है बेटा। अच्छा और देखिए, अब हम लोग जब आगे गए तो बेटा हम फिर इसको सॉल्व करना चाहते थे जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है, लेकिन मुझसे फिर भी ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। तो मैंने बेटा क्या किया, इसका इस क्वाड्रेटिक है और फैक्टराइज नहीं हो पा रही तो हम उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, ये आपको पता है। मैंने बेटा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो ये नेगेटिव निकला। जब मैंने इसका ए चेक किया तो बेटा ये पॉजिटिव निकला। तो बेटा डी नेगेटिव और ए अगर पॉजिटिव आ जाए तो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम फिर से हम समझ गए कि ये क्वाड्रेटिक जो है क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। और इस क्वाड्रेटिक को फिर से हम क्या करेंगे बेटा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी और इसलिए हम इसको क्या कर देंगे बेटा, इग्नोर करेंगे, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर इट, इग्नोर इट। तो इसको इग्नोर करेंगे मतलब इसको यहाँ से गायब कर देंगे। इग्नोर करने का मतलब है कि उसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे। इग्नोर किसी भी क्वाड्रेटिक को जब इग्नोर करना पड़े इनइक्वालिटी में तो उसकी जगह पे आप 1 लिख देना। तो बेटा हम लोग हमारा क्वेश्चन अब ये बन गया, क्वेश्चन अब ये बन गया। बेटा एक बात बताइए, जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, मैंने एक बात आपको लिखवाई थी, हम जब किसी इक्वेशन और इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और आपको किसी भी मोमेंट पे देखे कि वो जो इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, वो जो इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, भले ही इसमें वेरिएबल बचे या ना बचे, सडनली आपको अगर दिखे कि जो इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहते थे, जिससे हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहते थे सॉल्व करके, उस इक्वेशन या इन इक्वेशन में जो लिखा हुआ है वो ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज फॉल्स है, तो हम सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं। बेटा जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे थे, हमने बोला इसको सॉल्व करो, फिर इसको इग्नोर किया, फिर इसको सॉल्व करो, इसको इग्नोर करना पड़ा, तो फाइनली ये इक्वेशन जो था हमारा ऐसा बन गया। अब ये बताइए ये इक्वेशन जो है हमारा ट्रू है या फॉल्स है। कुछ लोग हो सकता है डर जाएं आप में से, कुछ लोग आप सोचेंगे अब तो सर एक्स ही खत्म हो गया, आप सॉल्व किसे करें। तो बेटा डरना नहीं है, किसी भी इक्वेशन या इन इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं, आपका एक्स जो है वो कटवट के खत्म हो गया या किसी भी कॉन्सेप्ट से खत्म हो गया है, तो आप ये देखें कि वो जो कंडीशन बची हुई है वो ऑलवेज ट्रू है या ऑलवेज फॉल्स है। तो बेटा 1 ग्रेटर देन 0 बचा है इस इक्वेशन की जगह पे, तो बेटा ये तो ऑलवेज ट्रू होता है ना, तो ये तो ऑलवेज ट्रू होता है ना। तो क्योंकि ये कंडीशन जो बची हुई है ये ऑलवेज ट्रू बची हुई है, तो इसलिए डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जो कंडीशन बचे इक्वेशन या इन इक्वेशन में एक्स को कन्वर्ट के, तो अगर वो ऑलवेज ट्रू बचे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत हो बेटा तो आप बता सकते हैं, वरना आगे चलते हैं, ठीक है। तो मतलब किसी इक्वेशन में अगर जो है, ये तो हमें पता है कि बेटा कोई क्वाड्रेटिक है और उसको हम फैक्टराइज नहीं कर पाए इनइक्वालिटी में, तो हम लोग जो है उसको डी चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट उसका जो चेक करते हैं, ये तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। लेकिन अगर बेटा डिस्क्रिमिनेंट वगैरह चेक किया, इग्नोर वगैरह किया और पता चले फाइनली, या हो सकता है कभी कभी इधर उधर से फैक्टर वैक्टर कटवट के कि सब कुछ कटवट के जो है मतलब एक्स खत्म होता हुआ आपको दिखे, तो बेटा आप डरिएगा मत, फिर भी एक्स की वैल्यू निकलेगी। बस ये देख लीजिएगा जो जो बचा हुआ है, कंडीशन जो लिखा हुआ बचा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या फिर बेटा नेगेटिव है, ठीक है। अब आगे चलें।
तो ऑलवेज ट्रू बचे या ऑलवेज फॉल्स बचे, ऑलवेज अगर ट्रू बचे तो एक्स बिलोंग्स टू, अगर ऑलवेज फॉल्स बचे बची हुई कंडीशन तो एक्स बिलोंग्स टू 5 लिख देते, मतलब नो सॉल्यूशन लिख देते। अब हम लोग जो है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। बेटा कभी कभी जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा कि सॉल्व 2 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2। मैंने बोला इसको सॉल्व कीजिए। तो बेटा शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं, पहले सबको लेफ्ट में लाएंगे। अच्छा मैं एक बात और बोलना चाहूँगा बेटा, जैसे मैं सबको लेफ्ट में लाने को बोलता हूँ ना, तो आप में से ना कुछ बहुत बड़े वाले धुरंधर होंगे, है ना, कुछ जो जिनके पास दिमाग, जो जिनको फील होता होगा कि दिमाग ज़्यादा है, तो बेटा वो लोग क्या कर सकते हैं पता, वो ना क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, बोलेंगे सर ऐसे ऐसे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट में राइट में ले जाएंगे डिनोमिनेटर को और फिर सॉल्व करेंगे। तो बेटा ध्यान रखना कि आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं अगर ऐसा कर रहे हैं, तो किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए आप कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आप किसी भी, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी इनइक्वालिटी में आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, ठीक है। जहाँ अगर आपको करने की ज़रूरत पड़ी या किसी बुक ने लिखा तो मुझे दिखा देना, मैं उसका लॉजिक बताऊंगा कि ऐसा क्यों। अच्छा मैं यहाँ बता भी देता हूँ बेटा कि क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई आप सोचें कि पता नहीं कब पता चलेगा। मैं पहले यहाँ लिख रहा हूँ कि नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई until you don't know, you do not know that denominator is पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि बेटा आप एक बात बताइए, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई को अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा, कभी भी किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो सुन लीजिए बेटा। एक बात बताएं आप कि जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, मान लीजिए मैंने x माइनस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उधर ले गया, तो x माइनस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है ना कि मैंने दोनों साइड में x माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो x माइनस 2 इधर का बच गया, इधर का ऊपर नीचे कट गया, सही बेटा। देखिए जैसे मैंने लिखा कि 1/2 ग्रेटर देन 1/3, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए मैं 3 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि बेटा 1/2 में मैंने 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया है और 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, इधर कट के खत्म हो गया है और इधर जो बेटा 3/2 आ गया है। ऐसे इधर पहुंचता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ही है कि हमने दोनों साइड में उस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। एक तरफ कट के खत्म हो जाती है, एक तरफ बची रह जाती है, इसको कट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब भी मल्टीप्लाई ही करना है, सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको एक रूल बताया था बेटा कि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर आप, ये बेटा हमारा जो था लेक्चर पिछले से पिछला लेक्चर था, है ना, ध्यान रखिएगा। लेक्चर नंबर ये 3 रहा होगा, 3 लेक्चर नंबर था जिसमें ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। किसी भी इनइक्वालिटी में अगर दोनों साइड में हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। फिर मैंने आगे बोला था, अगर हम किसी इनइक्वालिटी में दोनों साइड में किसी नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें, किसी नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है बेटा, तो दोनों साइड जो है उनमें जब मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव क्वांटिटी का तो बेटा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है बेटा। तो अब एक बात बताइए, आपको पता है कि उसका नेगेटिव का मल्टीप्लाई कराते हैं इनइक्वालिटी में दोनों साइड में तो रिवर्स होती है इनइक्वालिटी, अगर नहीं करवाते हैं तो बेटा क्या होती है, तो रिवर्स नहीं होती, तो रिवर्स नहीं होती है। नेगेटिव का मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिवर्स होती है। अब आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए यहाँ आप x माइनस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग गए, मान लीजिए इस क्वेश्चन में आप x माइनस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग जाएं, तो बेटा x माइनस 2 जब ऐसे उधर जाएगा तो इसका मतलब मैंने मान लिया कि x माइनस 2 का मल्टीप्लाई हुआ है इनइक्वालिटी में दोनों साइड में। अगर x माइनस 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो बेटा ये बताइए मुझे x माइनस 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई बताना चाहेगा x माइनस 2 पॉजिटिव है नेगेटिव जिसका आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं डिनोमिनेटर का,
जब आपको यही नहीं पता कि डिनोमिनेटर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप यही नहीं बता पाएंगे कि इसको इधर मल्टीप्लाई करते हुए, x-2 को इधर मल्टीप्लाई करते हुए हम कौन सा रूल लगाएं मल्टीप्लाई का। क्योंकि इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करने के दो रूल है, पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हुआ तो अलग रूल है, नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हुआ तो अलग रूल है। लेकिन यहाँ पर x-2 को आप यही नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये वेरिएबल है, x1 रखा तो ये नेगेटिव आ गया, x4 रखा तो ये पॉजिटिव आ गया। तो क्योंकि आप x-2 को यही नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो भैया आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो आप ये नहीं बता सकते कि पॉजिटिव है क्वांटिटी थी या नेगेटिव जिससे मल्टीप्लाई किया। तो आप यही नहीं बता पाएंगे कि पॉजिटिव वाला रूल लगाएं मल्टीप्लाई का या नेगेटिव वाला रूल लगाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप बता ही नहीं पाएंगे कि अब आगे कौन सा रूल लगा के प्रोसीड करें क्वेश्चन को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये, अगर आपका पास जिस डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो पता हो, आपको पहले से पता हो कि वो डिनोमिनेटर नेगेटिव है या वो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तब आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करें। और आपने अगर जिस डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई किया है अगर वो ऑलवेज नेगेटिव है तो आप नेगेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएं, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके रिवर्स होती है इनइक्वालिटी। और अगर बेटा वो पॉजिटिव है डिनोमिनेटर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने वाला रूल लगाएंगे, ठीक है बेटा। लेकिन जब तक आप नहीं पता आपको कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जनरली मैं तो ये कहता हूँ, मेरा सजेशन है क्रॉस मल्टीप्लाई करना को मना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ना किया करें, ठीक है। ओके, तो बेटा समझ गए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे, सबको बेटा लेफ्ट में लाएंगे, सबको लेफ्ट में लाएंगे। और देखिए ये इधर गया, ये इधर। मैंने ये बोला ना सिंगल न्यूमरेटर। हाँ, कुछ लोग बेटा और धुरंधर होते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये इस टाइम का क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्या बोलेंगे कि सर देखो ये इनटू में 2 दिख रहा है, इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आपने बोला था कि पॉजिटिव क्वांटिटी को इग्नोर कर देते हैं। नहीं, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। सबसे पहले सबको मर्ज करो, जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो दो जगह नहीं चाहिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सबको मर्ज करके एक बनाओ। उस टाइम पे मल्टीप्लाई में कुछ दिखे या डिवाइड में कुछ दिखे तब आप इग्नोर करेंगे। तो आप पहले ऐसे नहीं करना कि एक टर्म में मल्टीप्लाई में है तब आपने इग्नोर कर दिया, पहले सबको लेफ्ट में लाओ और सबको मर्ज करके एक बनाओ, सबको मर्ज करके एक बनाओ। तो देखिए क्या होगा, सबको आपने जब एलसीएम वगैरह लिया, मर्ज किया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब बेटा ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करो। अच्छा, ऊपर वाले को पहले मर्ज करके एक बनाओ तभी तो सिंप्लीफाई करोगे, फैक्टराइज करोगे। ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया ऊपर में, ये हो गया बेटा हमारे पास 2x² माइनस 12x प्लस 16 माइनस x² माइनस 7 एंड प्लस 8x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करके सब कुछ शायद ऐसा बन रहा है 4x और क्या बच रहा है बेटा, यहाँ पे 9 बच रहा है क्या, प्लस 9 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो बेटा हमारा पहला स्टेप था सबको लेफ्ट में लाएं, मतलब राइट साइड में 0 बनाएं। दूसरा जो था शुरुआत, दूसरा क्या था हमारा स्टेप कि लेफ्ट साइड में जब आप ले आए तो सबको मर्ज करके सिंगल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाए। तो हमने सिंगल बना दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। बेटा फिर जो है उस टाइम पर हम बोला करते थे कि तीसरा स्टेप था हमारे पास क्या, कि फैक्टराइज करो। बेटा फैक्टराइज जब हम करते थे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, बेटा ये ऑलरेडी फैक्टराइज है नीचे वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को हम फैक्टराइज करने का है, लेकिन मैंने बोला बेटा मुझसे फैक्टराइज ये नहीं हो पा रहा। तो जब मैंने बोला था कि जब कोई जो है क्वाड्रेटिक हो ऊपर में या नीचे में और वो फैक्टराइज ना हो पाए तो उसका आप क्या चेक करें बेटा, क्योंकि वी कैन नॉट फैक्टराइज दिस, क्योंकि वी कैन नॉट फैक्टराइज दिस। जब आपसे कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में ऊपर या नीचे में फैक्टराइज ना हो पाए तो आप बेटा उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट बेटा नेगेटिव हो गया और ए क्या है इसका 1 मतलब पॉजिटिव, तो कभी किसी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज आप ना कर पाएँ तो आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और ए पॉजिटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव आ गया तो उस क्वाड्रेटिक को आप क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। देन
उस क्वाड्रेटिक को आप जो है बेटा इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर का मतलब है कि उसकी जगह पे आप 1 रख देते हैं। तो बेटा अब क्वेश्चन क्या बन गया है, जब इसको आपने बेटा इग्नोर कर दिया तो देखिए आपके पास जो है अब क्या आ जाएगा, इसकी जगह लिखा हुआ क्या दिखेगा बेटा, इग्नोर करने का मतलब उसकी जगह आपने 1 रख दिया। तो अब क्वेश्चन आपका ये बन गया है। अब चलते हैं बेटा स्टेप 4 पे। स्टेप 4 से पहले ध्यान रखना एक्स के सारे ऊपर नीचे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए और बेटा एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है बेटा कि कोफिशिएंट एक्स का पॉजिटिव है हर जगह पे, ठीक है। अच्छा, 4th स्टेप था कि सारे लीनियर फैक्टर्स को पकड़ के 0 के साथ इक्वेट करें। तो यहाँ से बेटा एक्स की वैल्यूज आएंगी। उसके बाद का क्या कॉन्सेप्ट था बेटा कि इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। मैंने बेटा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 7। फिर क्या कॉन्सेप्ट था बेटा कि राइट अपर कॉर्नर से ग्राफ को बनाना स्टार्ट करें और नियरेस्ट वैल्यू पे पहुंच जाएं। ठीक है बेटा, जब आप नियरेस्ट वैल्यू पे बेटा पहुंच गए तो फिर आप करते थे जिस वैल्यू पे आप खड़े हुए हैं उस वाले फैक्टर की पावर देखनी पड़ती थी। इस वाले फैक्टर की पावर कितनी, 7 वाले की 1। बेटा देखिए मुझे तो ये दिख रही है सभी की पावर 1 है, मतलब सारे फैक्टर्स की पावर ओड है, मतलब जितनी भी वैल्यू है ना 7, 2, 1 सभी की पावर्स ओड है, ओड पावर है। तो हम क्या करेंगे, ओड पावर है तो हम क्या करेंगे, सभी पे साइड चेंज करेंगे। चूँकि फैक्टर की पावर ओड होती है तो उसको क्रॉस करते हुए साइड चेंज होती है। तो 7 पे भी साइड चेंज होगी तो ऊपर है तो नीचे पहुँच गए, 2 पे भी साइड चेंज होगी चूँकि पावर ओड है तो नीचे थे तो ऊपर पहुँच गए, 1 पे भी साइड चेंज होगी क्योंकि 1 वाले की पावर भी ओड है तो ऊपर थे तो नीचे पहुँच गए। आगे कुछ नहीं है तो हम रुक गए। इस कॉर्नर पे -इन्फिनिटी और इस कॉर्नर पे इन्फिनिटी होता है, हम जानते हैं एक्स एक्सेस पे। और आगे देखिए बेटा, दिस इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इस बार लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन के केस में हम क्या करते थे बेटा, वो एक्स एक्सेस के ऊपर वाले को मार्क करते थे। अगर यहाँ लेस देन 0 आता तो क्या करते हैं, नीचे वाले को मार्क करते। तो अगर 0 से बड़ा है, ये ग्रेटर देन 0 है तो एक्स एक्सेस के ऊपर वाले पोर्शन को मार्क कर दीजिए जो एक्स एक्सेस के ऊपर है। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करते थे, अब आंसर लिखेंगे। तो बेटा हमें पता है कि हमारा आंसर 1 से 2 है ना, और 7 से इन्फिनिटी है। अच्छा एक बात और, यहाँ क्या इसको इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आता था तो हम क्या करते थे, जो फैक्टर्स ऊपर से आए हैं, जो फैक्टर्स ऊपर वाले हैं उनसे आने वाली वैल्यूज़ को इंक्लूड करते थे, उनसे आने वाली वैल्यूज़ को इंक्लूड करते थे। लेकिन बेटा यहाँ ऊपर से कोई फैक्टर नहीं आया है तो भले ही यहाँ ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू है, ऊपर से कोई फैक्टर नहीं आया तो किसी पे भी कैपिटल ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब पे स्मॉल ब्रैकेट ही रहने दो। इनमें से अगर कोई ऊपर से आता, कोई फैक्टर ऊपर में होता तो बेटा हम उस वाली वैल्यू पे यहाँ कैपिटल ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। कोई दिक्कत है बेटा किसी को इसमें? मुझे लग रहा है कि अब आपको जो है चीज़ें समझ में आने लगी होंगी बेटा, ठीक है। अब हमें काफ़ी कुछ जो है मतलब इनइक्वालिटी समझ में आने लगी होगी। हम लोग जो है 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। बेटा एक और क्वेश्चन मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप भी मेरे साथ नोट कीजिएगा। जैसे हम लोगों ने बेटा क्वाड्रेटिक लिखा ना, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि बेटा हमेशा क्वाड्रेटिक ही आएगा, वो क्यूबिक पावर 4 वाला कुछ भी लिख सकता है बेटा। मान लीजिए उसने बोला इसको सॉल्व कीजिए, तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करने का बेटा एक ये तरीका दिख रहा है मुझे, ये स्क्वायर का स्क्वायर है और बेटा ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। तो बेटा हम क्यों ना थोड़ी देर के लिए क्या करें, एक्स स्क्वायर को ही अपना वेरिएबल मान लें। तो ऐसा देखिए समथिंग स्क्वायर -2 इंटू समथिंग -63। तो ये इस टाइम पर एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, इस क्वाड्रेटिक का वेरिएबल एक्स स्क्वायर है। तो बेटा आप क्या करें, ये 63 ब्रेक हो जाएगा क्या 9 और 7 में, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -9x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर -63 लेस देन इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में से, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो क्या बच गया बेटा, एक्स स्क्वायर -9, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा 7, ये क्या बच गया, एक्स स्क्वायर -9। बेटा एक्स स्क्वायर -9 अभी ये फैक्टराइज नहीं हुआ है बेटा, अभी तो थोड़ा सा फैक्टराइज हुआ है। मैंने तो बोला था कि बेटा फैक्टर लीनियर फैक्टर आने चाहिए इनइक्वालिटी में, लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, फैक्टराइज वहाँ तक करना है जहाँ तक लीनियर फैक्टर आ जाए।
तो बेटा 4 डिग्री वाला था, हमने एक बार फैक्टर किए तो इस क्वाड्रेटिक तक पहुँचे, क्वाड्रेटिक को फर्दर फैक्टराइज कीजिए ताकि हम लीनियर तक पहुँच सकें। बेटा इसको तो आपने लिख लिया होगा x-3 एंड x+3। अब बात बचती है इस वाले की, तो बेटा ये मुझसे फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, x² + 7 मुझसे फैक्टराइज नहीं हो पा रहा। और मैंने एक बात बताई थी बेटा कि जब आपसे कोई क्वाड्रेटिक आपको मल्टीप्लाई में लिखी हुई है या डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, इसमें इनइक्वालिटी के केस में, और अगर वो फैक्टराइज ना हो पाए तो आप उसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी चेक करें। तो आप इससे जब ये भी तो क्वाड्रेटिक है बेटा, नहीं हो पा रही, बेटा ध्यान रखें इस क्वाड्रेटिक को आप ऐसा समझेंगे 0 × x + 7, एक्स वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 है ना बेटा। अगर इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूँ, जब ध्यान रखना क्वाड्रेटिक कोई भी क्वाड्रेटिक आए और वो आपसे फैक्टराइज ना हो पाए इनइक्वालिटी में, तो बेटा उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। तो बेटा ये आ जाएगा 0² b की जगह 0 है -4ac, तो बेटा -28 नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव है। और बेटा x² का कोफिशिएंट जो है a, वो क्या है x² कोफिशिएंट 1 मतलब पॉजिटिव है। तो डी नेगेटिव आया किसी क्वाड्रेटिक का और a पॉजिटिव आया, तो उस क्वाड्रेटिक को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब उसकी जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं। तो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया है x-3 x+3, और ये तो इसकी जगह 1 आ गया अब, है ना। तो ये क्या हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब इसको हमें आगे सॉल्व करना है, इसको बेटा सॉल्व करना हुआ तो हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे बेटा। इसको मुझे लग रहा है आप कर सकते हैं कि दोनों फैक्टर्स को = 0 करेंगे, इसको भी और फिर वो ग्राफ वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप शायद बात को समझ गए हैं कि बेटा ज़रूरी नहीं है कि इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में हमेशा क्वाड्रेटिक्स ही आएंगे, ये ऐसे बाई क्वाड्रेटिक वगैरह भी आ सकते हैं या क्यूबिक भी आ सकते हैं। तो उनको पहले फैक्टराइज करें और लीनियर फैक्टर होने तक फैक्टराइज करें, और बीच में सडनली कोई क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसको वैसे ही करें। अगर वो फैक्टराइज ना हो पाए क्वाड्रेटिक तो भैया उसका डी चेक करें, डी नेगेटिव a पॉजिटिव आ गया तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, कोई दिक्कत है। और बेटा अगर कोई फैक्टराइज ना हो पाए और डी नेगेटिव भी ना आए तो फिर मजबूरी में फैक्टर करने पड़ते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमने फैक्टर किए थे, ठीक है। अब हम लोग जो है बेटा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बेटा एक जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पर डबल इनइक्वालिटी, फिर से सुनिए, हमारे पास यहाँ एक कॉन्सेप्ट है डबल इनइक्वालिटी, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, या पहले हेडिंग डाल लीजिए बेटा, डबल इनइक्वालिटी। बेटा जैसे आपने अभी तक ऐसे तो सॉल्व किया है, मान लीजिए समथिंग लेस देन समथिंग या समथिंग ग्रेटर देन समथिंग लिखा जाए, मान लीजिए ऐसे यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, और ऐसे 3 टर्म लिखे हों, मतलब इनइक्वालिटी का साइन 2 जगह लगा होगा आपके पास, इसे हम बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ लेस देन है तो यहाँ ग्रेटर देन ही आएगा, दोनों जगह लेस देन आ सकता है, दोनों जगह ग्रेटर देन आ सकता है, मतलब कुछ भी, बस 2 जगह पे क्या होना चाहिए बेटा, 3 टर्म होने चाहिए टोटल, 1 2 3, और दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, इनइक्वालिटी का साइन होना चाहिए, ठीक ठीक है बेटा। तो इनइक्वालिटी का साइन होना चाहिए। तो एक काम करें, आप जब भी ऐसे डबल इनइक्वालिटी के आ जाए, 2 जगह पे साइन हो इनइक्वालिटी का, तो आप बेटा इस साइड को, इतने पोर्शन को अलग से सॉल्व करें, सॉल्व दिस। बेटा इसको आप अलग से सॉल्व करें, सॉल्व दिस। 2 अलग अलग क्वेश्चन हो गए, सेपरेट सॉल्व करें बिल्कुल इंडिपेंडेंटली। फिर यहाँ से एक आंसर आएगा, आंसर 1, यहाँ से आएगा बेटा आंसर 2। फिर जो दोनों आंसर में कॉमन पार्ट होगा, जो दोनों आंसर्स में कॉमन पार्ट होगा, कॉमन बोल सकते हैं या उसको इंटरसेक्शन बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब ही तो कॉमन है बेटा। तो जो कॉमन आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस स्ट्रक्चर को आप बना लीजिए कि जब भी डबल इनइक्वालिटी आए, डबल इनइक्वालिटी का मतलब है कि 2 जगह पे इनइक्वालिटी का साइन दिखेगा, तो लेफ्ट वाले टुकड़े को अलग से सॉल्व करें, राइट वाले टुकड़े को अलग से सॉल्व करें इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों को अलग अलग क्वेश्चन समझ के सॉल्व करें। फिर इधर से एक आंसर आएगा, इधर से एक आंसर आएगा, दोनों का कॉमन हिस्सा ले लें, दोनों का कॉमन हिस्सा ले लें, तो जो कॉमन दोनों का पार्ट रहेगा, एक्स की जो 2 वैल्यू दोनों के आंसर में कॉमन रहेंगी, वही हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? ओके, तो आगे चलें, क्वेश्चन देखें बेटा इससे रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा,
सॉल्व 1 लेस देन 3x² माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। मान लीजिए ये आपके पास जो है वो लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसी डबल इनइक्वलिटी आए तो इधर वाले पोर्शन को अलग से सॉल्व करें। मतलब आप एक क्वेश्चन क्या समझें कि 1 लेस देन 3x² माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x² प्लस 1, ये इसे एक क्वेश्चन समझे। और बेटा 3x² माइनस 7x अपॉन x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2, इसको आप अलग क्वेश्चन समझें। तो शायद आप समझ गए, इधर वाला हिस्सा अलग कर लिया, इधर वाला हिस्सा अलग कर लिया, बीच में लाइन खींच ली। और दो अलग, ये इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को एकदम अलग अलग सॉल्व करेंगे इंडिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए हम लोग बेटा सॉल्व करने गए, जैसे मान लीजिए मैं इसको सॉल्व करने के लिए गया, तो बेटा पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड को लेफ्ट में लाएंगे। तो राइट साइड को अगर मैं लेफ्ट में लाया, फिर सबको मर्ज करके सिंगल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो ये बेटा ऊपर में हो गया, फाइनली मर्ज होने के बाद ऐसे एलसीएम वगैरह लेकर x² माइनस 7x एंड माइनस 2 मतलब प्लस 6, ऐसा कुछ हो गया बेटा। x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ रहा है बेटा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये ऐसा है तो इसको जब हम बेटा सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला जो है बेटा हमारे पास, हम ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे, नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे। ऊपर वाला फैक्टराइज हो रहा है बेटा, हाँ, x माइनस 1 एंड x माइनस 6 में फैक्टराइज हो रहा है। नीचे वाला बेटा फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, ये x² प्लस 1, तो हम नीचे वाले का क्या कर लेंगे, डी चेक कर लेंगे। डी क्या आ रहा है इसका, 0², आपको दिख रहा है x का कोफिशिएंट 0 है तो b की वैल्यू 0 है, 0² माइनस 4ac मतलब नेगेटिव। बेटा a की वैल्यू क्या है इसमें, पॉजिटिव। a की वैल्यू है पॉजिटिव जो कि 1 है। तो बेटा डी नेगेटिव a पॉजिटिव आ जाए किसी क्वाड्रेटिक का इनइक्वालिटी में तो क्या करते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर मैंने बेटा इसको इग्नोर किया तो इसकी जगह पे मतलब 1 पुट हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, ये हो गया x माइनस 1 x माइनस 6 लेस देन 0, इसकी जगह पे तो नीचे में 1 आ गया। बेटा इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको पता है कि आप दोनों फैक्टर्स को एक एक को पकड़ के 0 करेंगे तो एक से x की वैल्यू 1 आएगी, एक से 6 आएगी। नंबर लाइन पर लेकर जाएंगे, फिर बेटा राइट अपर कॉर्नर से ग्राफ स्टार्ट करेंगे। दोनों की ही पावर ओड है तो दोनों पे साइड चेंज होगी, तो ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर चले गए। यहाँ लेस देन का साइन है तो नीचे आ गए, नीचे वाले को मार्क कर दिया। यहाँ ग्रेटर देन का साइन होता तो बेटा ऊपर वाले को, हिस्से को मार्क करते जो एक्स के ऊपर था। इसके बाद बेटा हम लोग जो है क्या करेंगे कि 1 से 6 तक हमारा आंसर हो गया, लेकिन बेटा यहाँ इक्वालिटी का साइन है, लेस देन की बजाय लेस देन इक्वल टू है। तो लेस देन इक्वल टू अगर लिखा हो तो बेटा ऊपर से जो फैक्टर आते हैं उन सभी पर क्या लगता है, कैपिटल ब्रैकेट लग जाता है। तो 1 और 6 पे कैपिटल ब्रैकेट लगा दीजिए, मतलब इनको इंक्लूड कर दीजिए। तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 1,6। लेकिन ये बेटा सिर्फ राइट साइड का आंसर है, ये सिर्फ बेटा इसका आंसर है। अब लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करें बेटा। अच्छा, लेफ्ट साइड को जब हम सॉल्व करेंगे सबको एक तरफ लेकर आते हैं बेटा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ बेटा, थोड़ा पलट के, बात तो एक ही होगी, है ना, ऐसे 1 को उधर। अच्छा, इस सबको लेफ्ट में लाइए, सबको लेफ्ट में लाइए। बेटा एक बात बताइए कि अब सबको लेफ्ट में ले आए, सिंगल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दिया। अब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो मुझसे ना तो ऊपर वाला फैक्टराइज हो पा रहा है कोई सिंपल वे में, ना बेटा नीचे वाला। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डी चेक करेंगे। इसका डी क्या आएगा बेटा, हमने बेटा अभी अभी देखा था ना, यही सेम तो है। इसका डी क्या आ रहा था, नेगेटिव था बेटा, तो डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करेंगे इसको, डिनोमिनेटर को। इग्नोर का मतलब इसकी जगह हम 1 रख देंगे। अच्छा, ऊपर वाले का भी डी चेक कीजिए बेटा। इसका डी क्या आ रहा है, 7² माइनस 4 दूनी 8 7 56 बेटा -7, तो ये भी बेटा नेगेटिव आ गया। और ऊपर वाले का भी ए क्या है, 2 मतलब पॉजिटिव है। तो बेटा ऊपर वाले को भी हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो बेटा ऊपर वाला का भी डी लेस देन 0, नीचे वाले का भी, दोनों इग्नोर हो गए। तो ऊपर वाले की जगह भी हमने 1 रख दिया, नीचे वाले की जगह पे हमने 1 रख दिया। तो 1/1 ग्रेटर देन 0 मतलब 1 ग्रेटर देन 0। बेटा अगर हम किसी भी
क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी इक्वेशन को या इनइक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं और सडनली क्या हो जाए, एक्स गायब हो जाए, एक्स गायब हो जाए, तो उस केस में हम आंसर क्या लिखते हैं, डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। बस ये देख लीजिए कि एक्स गायब हो गया है, तो जो बचा हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो 1 ग्रेटर देन 0 बचा है, तो बेटा ये ट्रू है या फॉल्स है, 1 ग्रेटर देन 0 तो ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, इसलिए इसको हमारा आंसर क्या लिख सकते हैं हम सीधे सीधे, x बिलोंग्स टू r, ये हमारा आंसर हो गया। तो बेटा इधर वाले का आंसर आया x बिलोंग्स टू r, इधर वाले का आंसर आया बेटा 1 से 6। और बेटा मैंने क्या बोला था ऐसे डबल इनइक्वालिटी में कि इधर वाले का आंसर अलग निकालें, इधर वाले का अलग, फिर दोनों के आंसर का जो कॉमन हिस्सा है उसको फाइनल आंसर में लिखें। सही बात है। तो बेटा मुझे ये बताइए कि इन दोनों के आंसर में कॉमन क्या है। x बिलोंग्स टू r का मतलब है -∞ से इन्फिनिटी सब, और इसका मतलब है 1 से 6। तो बेटा 1 से 6 की वैल्यू में और -∞ से इन्फिनिटी की वैल्यू में कॉमन वैल्यूज़ क्या क्या हैं, जिन्हें आप इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं। कॉमन क्या है बेटा, 1 से 6 इसी का सब सेट है ना, तो बेटा 1 से 6 कॉमन, यही खुद कॉमन है, तो बेटा यही हमारा आंसर हो गया फाइनल। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है बेटा। तो बेटा ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा मैं बेटा ये बोलना चाहूँगा कि जैसा ये डबल इनइक्वालिटी आप समझ गए कि लेफ्ट वाले को अलग से सॉल्व कर लें, राइट वाले को अलग से सॉल्व कर लें। ठीक है। तो बस दोनों का फाइनल में इंटरसेक्शन ले लें, मतलब दोनों आंसर्स का कॉमन पार्ट ले लें। तो ये हमारे पास जो है बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब ये डबल इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने की। बेटा इनइक्वालिटीज़ में बहुत कुछ हो सकता है, मॉडुलस यूज हो सकता है इनइक्वालिटीज़ में, इनइक्वालिटीज़ में इरेशनल यूज हो सकता है, मतलब स्क्वायर रूट वाली इनइक्वालिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है। तो बेटा वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो जो है क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे जा कर के। ठीक है। वो हम जो है मतलब बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी हमारे पास यही इनइक्वालिटीज़ थी जिन्हें हम रैशनल इनइक्वालिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत है आपको? तो यहाँ की इनइक्वालिटीज़ तक अगर कुछ भी आपको बात समझ में नहीं आई है तो बेटा मुझसे ज़रूर पूछ लेना, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लेना, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है आगे जाकर यूज़ होने वाली हैं। अच्छा यहाँ बेटा मैं एक चीज़ और एडिशनल आपको बस बता देना चाहता हूँ कि अगर कभी भी हमारे पास, जैसे अभी हमने इन्हें इंटरसेक्शन लिया था ना मतलब r का और 1 से 6 का पिछले क्वेश्चन में, तो बेटा ये मैं सीधे बता देना चाहता हूँ, वैसे हो सकता है कि आपको ध्यान हो। कभी जैसे मान लीजिए एक लिखा हुआ है ऑल रियल नंबर्स, एक सेट है कोई a, मतलब अगर मुझे कॉमन लेना हुआ, इंटरसेक्शन बोलो या कॉमन बोलो, इंटरसेक्शन और कॉमन, अगर मुझे ऑल रियल नंबर्स में से और a में से कॉमन लेना हुआ तो बेटा कॉमन क्या आ जाएगा, सीधे सीधे a सेट आ जाएगा, जहाँ पे a कोई फाइनाइट सेट है। ये r क्या है बेटा, ऑल रियल नंबर्स का सेट, तो सीधे ही आ जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर कभी बेटा x बिलोंग्स टू 5 हो, मतलब नल सेट हो, और एक सेट हो a, और मुझे उन दोनों में से कॉमन लेना पड़े, तो बेटा कॉमन क्या आ जाता है, 5 आता है, मतलब नल, मतलब नल सेट और किसी सेट का, किसी फाइनाइट सेट का कॉमन नल सेट होता है। ऑल रियल नंबर्स मतलब r और किसी फाइनाइट सेट का कॉमन a होता है। तो हम जल्दबाजी में ये आराम से बता सकते हैं, मतलब अगर हमें टाइम कम हो तो हमें सिस्टमैटिक नहीं निकालना पड़ेगा कि किसी सेट का रियल नंबर्स वाले सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो खुद आएगा, और किसी सेट का अगर हम 5 मतलब खाली सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आएगा। इंटरसेक्शन या कॉमन एक ही बात होती है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारी रैशनल इनइक्वालिटीज़ खत्म हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना इनइक्वालिटी खत्म नहीं हुई है बेटा, रैशनल इनइक्वालिटीज़ खत्म हुई हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या है ना, मॉडुलस का यूज़ करेंगे, मॉडुलस देखेंगे और मॉडुलस के साथ में इनइक्वालिटीज़ को देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखें नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस एंड इनइक्वालिटीज़ विद मॉडुलस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।